कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग 23 जनवरी 2022 को आपकी यूपी टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है। यूपी टेट 2022 की आपके एग्ज़ाम्स के लिए हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते हैं, लेक्चर क्लास लाते हैं। सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स सभी टॉपिक पर हम यहाँ पर डेली क्लास आपको दे रहे हैं। तो आज हम यूपी टेट 2022 की जो क्लास कर रहे हैं, ये हम आज जो क्लास करेंगे ये क्लास होगी सीडीपी की क्लास होगी। सीडीपी की क्लास के लिए हम आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स क्वेश्चनों को यहाँ पर डेली चल रही एक सीरीज़ हमने बनाई है, जिसमें से आपको डेली 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन को यहाँ पर करने होंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आप को जाँच सके। खुद को यहाँ पर जाँचने के लिए हम क्लास लाए हैं कि आपने जो अब तक पढ़ा कितने आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, या फिर कितने अच्छी तरीके से पेपर को लगा पाएंगे। तो चलिए आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को, सारे के सारे क्वेश्चन सीडीपी के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से हैं। हम नोट्स के लिए नंबर बता दें आपको, लास्ट में नोट्स आपको ले लेनी चाहिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। या फिर आप कोई भी क्वेरीज होंगी या फिर कोई भी इंक्वायरी जिसे हम कहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यूपी टेट के तहत, बी टेट के तहत, सी टेट, रीट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम से आप जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं सभी की यहाँ पर क्वेरीज आप कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। जो शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है, तो उसमें से आप कौन सा प्रकार को ध्यान में रखेंगे। विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगना, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। पेपर यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली भांति ध्यान रखा जाना चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे। किसका, अगर आप एक टीचर हैं, आप शिक्षण प्रक्रिया में हैं, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में आप सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने के लिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी जो आप सिखा रहे हैं जिसको, वो कितनी तरीके से एक्टिव है, ये याद रखेंगे। एक्टिव यानी सक्रिय। एक्टिव एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, हमने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, कोई भी बच्चा अगर है, कोई बच्चा किसी चीज़ में सीख रहा है, एक्टिवनेस से भाग ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव टैग वर्ड के आधार पे आएगी। तो अगर बच्चे की यहाँ पर सक्रिय यानी सहभागिता नहीं होगी, तो आपकी टीचिंग जो मेथड है, टीचिंग जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसमें से आप बेहतर परफॉर्म आपके भी नहीं होंगे। आप तो उसे पढ़ा देंगे पर उसे बेहतर तरीके से समझ नहीं आने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चनों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन 2014 में पेपर फर्स्ट यूपी टेट में पूछा गया था। यहाँ पर आपको याद रखने होंगे, ये शैशवावस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी अवस्था के यहाँ पर मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि ये बाल्यावस्था के लिए है, खेल विधि ये भी बाल्यावस्था के लिए है, मारिया मॉन्टेसरी विधि ये भी खेल और शैशवावस्था यानी इन अवस्थाओं के लिए ही इन विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे कभी दूसरा सवाल पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था की विधि कौन सी है, तो सीखने की विधि कौन सी है, ये तीनों आ जाएंगे। कोई भी तीन एक ऐसे जो ये किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी विधि और खेल विधि सभी बाल्यावस्था और शैशवावस्था विधि से रिलेट करते हैं। इस अवस्थाओं में बच्चे इसी विधि से अपने शिक्षण को ग्रहण करते हैं। जैसे कि बच्चे खेल के माध्यम से अब किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। किंडरगार्टन विधि थी जहाँ पर किंडरगार्टन के तहत बच्चों को समझाया जाता था, वहाँ पर एक साफ, स्वच्छ और बेहतर माहौल में। मारिया मॉन्टेसरी विधि इन्हीं विधियों पर आधारित है। तो आपका जो सवाल आपसे पूछा है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि, इनमें से कौन सा होगा, तो ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो हमने पहले भी आपको कहा कि शैशवावस्था हो या बाल्यावस्था, मारिया मॉन्टेसरी विधि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उत्तम है। खेल विधि, बच्चे को आप खेल विधि से कोई चीज़ पढ़ा सकते हैं, ये भी उत्तम है।
ऑप्शन नंबर सी देखेंगे किंडरगार्टन विधि, ये भी आप शैशवावस्था और बाल्यावस्था की विधि से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही होंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप हर क्वेश्चन को सबसे पहले आप करेंगे, क्वेश्चन को लगाइए, उसके बाद आप बेहतर तरीके से उसे समझिए, तब उसका राइट आंसर दीजिए। अगर राइट आंसर नहीं होता तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले डिटेल में समझिए, उसके बाद उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगाइए। तब अगर आपसे नहीं होता है तो फिर वीडियो को प्ले करके आप देखिए कि कितने आपके यहाँ पर बेहतर हुए हैं, यानी कौन से क्वेश्चन आपके बेहतर सही हुए। आपको हमने कहा कि 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर डेली करेंगे, 30 में से 25 अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टैंडर्ड है, जो आपकी प्रिपरेशन का जो स्टैंडर्ड है वो आप बेहतर है, स्टैंडर्ड आप यहाँ पर बेहतर है। अगर यहाँ पर 20 से बिलो है, 20 से अगर नीचे है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी एज इट इज़ एग्ज़ाम्स हॉल में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो या बिहार टेट दे रहे हो या सी टेट दे रहे हो, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आएंगे और ऐसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे वहाँ पर। ठीक है, चलिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, छात्रों के विस्तृत विकास के लिए, छात्रों के मानसिक विकास के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं के विकास के लिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर फर्स्ट यूपी टेट में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जो आपके टीचिंग TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको आप कहते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा गया। तो वो मुख्यतः किससे संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, जहाँ पर भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM की बात की जाती है, तो बच्चों के सभी पक्षों का क्या होती है, सभी पक्षों का, ठीक है, सभी पक्षों का विकास, यहाँ पर विकास की बात हो रही है, विकास की यहाँ पर बात हो रही है। जहाँ पर आपको सभी पक्षों का विकास की बात की जाए तो वो आपका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। अगर आपको कोई भी ऑप्शंस में सर्वांगीण विकास देखे तो ये आपको पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। आप इसका राइट आंसर हमेशा आंख बंद करके बिना सोचे समझे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको ये पॉजिटिव टैग वर्ड सर्वांगीण विकास के लिए आपको वहाँ पर चूज़ कर लेना है। क्योंकि सर्वांगीण विकास होगी या फिर चहुमुखी विकास होगी, क्या हो जाएगी, चहुमुखी विकास होगी। चहुमुखी विकास का तात्पर्य होता है चारों तरफ से, ठीक है, कैसे, चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से। इन क्वेश्चनों को जहां पर भी आपको सर्वांगीण दिखे, चहुमुखी दिखे, चारों तरफ से विकास दिखे, तो ऑप्शंस में आप उसे राइट टिक मार दीजिएगा, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड की गिनती में आते हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द बेस्ट राइट आंसर। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होता हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देखते हैं। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालक को निष्क्रिय रखे, पढ़ने लिखने एवं गणित कुशलताओं पर बल देता हो। तो ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर फर्स्ट में यूपी टेट में। ये पेडागोजी का सेक्शन है, ठीक है, ये किसका सेक्शन है, पेडागोजी का सेक्शन है। पेडागोजी का सेक्शन में आप क्या करेंगे, 75 नंबर के पेडागोजी पूछे जाते हैं। 75 के पेडागोजी में आप पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से आप 75 में से 70 मार्क्स कवर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव टैग वर्ड 25 उसमें 25 नंबर के रखे हैं, 25 ऐसे टॉपिक बताए हैं या ट्रिक बताए हैं जिसमें से आपको 70 मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ पर भी 25 आपको हमने बताए हैं। तो चलिए इसी के माध्यम से इसको हम राइट आंसर आज कर लेंगे। सवाल पूछा है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब, कब होता है, जब बालक का जो अधिगम यानी सीखने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अधिगम का मतलब होता है सीखना यानी लर्निंग, ठीक है, लर्निंग की बात होगी।
सीखना यानी लर्निंग की बात होगी। सबसे अधिक प्रभावशाली कब होती है? जब बालक में संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोलाज्मक पक्ष का विकास हो। तो आपको संज्ञानात्मक पक्ष, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी आपको पॉजिटिव टैग वर्ड है। मनोविश्लेषणात्मक, ये भी आपको पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ पर एक ही आंसर में आपके तीन ऑप्शंस, क्या तीन जो शब्द दिख रहे होंगे आपको, ये पॉजिटिव है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करेंगे ऑप्शन बी सी डी क्यों नहीं होंगे। यहाँ पर एकाधिकारवादी मतलब एक तरफ से, यहाँ पर बात हो रही है एक तरफ से, एक तरफ से की बात हो रही है। क्योंकि बच्चे में हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? चहुमुखी, ठीक है, चहुमुखी विकास की बात हो रही है, यानी चारों तरफ से। यहाँ तो एक तरफ से हो रही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव टैग वर्ड की गिनती में आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव टैग, ये गलत हो जाएंगे। यहाँ पर निष्क्रिय की बात हो रही है। निष्क्रिय एक होता है सक्रिय, क्या होती है? सक्रिय। सक्रिय हमने कहा जहाँ पर भी आपको सक्रिय दिखे, जहाँ पर भी आपको सक्रिय दिखे यानी एक्टिव दिखे, एक्टिव दिखे तो वो ऑप्शन पॉजिटिव टैग वर्ड हो, वो सही हो जाएंगे। यहाँ पर निष्क्रिय सक्रिय का जस्ट ऑपोजिट होती है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होता है कि वो गलत हो जाएंगे, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, यानी वो नहीं होने वाले हैं। क्या होगा? वो नहीं होने वाले, ये गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको निष्क्रिय और एकाधिकारवादी, ये इसीलिए दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर बल देती है। क्या सिर्फ गणित की कुशलताओं पर बल देने से बच्चों में अत्यधिक प्रभावशाली हो सकती है? बिल्कुल नहीं। चारों तरफ से सभी पक्षों का यहाँ पर बात होगी, सभी पक्षों का क्या हो जाएगी? सभी पक्षों का, सभी पक्षों की बात हो रही है, तो सभी पक्षों को यहाँ पर क्या हो जाएगी? अगर आप बच्चे में संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और मनोलाज्मक विकास, ये तीनों हो जाएंगे, तो ये तीनों सभी पक्षों की गिनती में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाने हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर फर्स्ट यूपीटेट में। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक मूल्य की बात हो रही, ठीक है, वैल्यूज, सोशल वैल्यूज यहाँ पर बात हो रही है, सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज़ की बात हो रही है। सोशल वैल्यूज़ क्या होगी? आपके बिहेव की बात हो रही है। अगर आपके समाज में आपकी बिहेव यानी आपके जो व्यवहार है वो बेहतर हो जाएगा, तो आपका व्यवहार ही सामाजिक पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक पक्ष होनी चाहिए। अगर आपका व्यवहार बेहतर नहीं है, तो आप चाहे अब अमीर हो, गरीब हो या फिर किसी भी तबके से आते हो, किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी भी लिंग भेदभाव से लिंग से आते हैं, तो आपकी वैल्यूज़ बेहतर नहीं हो सकती सामाजिक की, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसीलिए क्या होती है? सहायतापरक व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन चलते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। यथार्थ था, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। सीखने की बात हो रही है, यहाँ पर लर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है आप ध्यान में रखेंगे? लर्निंग की बात हो रही है। जहाँ पर भी लर्निंग यानी अधिगम की बात हो रही है, सीखने की बात हो रही है, तो वहाँ पर कौन से ऑप्शन से राइट आंसर होंगे ये आपको यहाँ पर देखने हैं। अनुकरण द्वारा, हमने कई बार आपसे कहा कि एक छोटा सा बच्चा है, वो उसके पास अपने स्किल को डेवलप कर रहा है। अगर छोटा सा बच्चा आपके घर में होता है, तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में रोते हैं तो बच्चा भी अगर उसे देख के रोने लगता है। अगर आप हंसते हैं, बच्चे के सामने मुस्कुराते हैं, तो बच्चा भी आपको देख के मुस्कुराने लगता है। तो बच्चा क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा। अनुकरण मतलब होता है देख कर सीखना। क्या करना? सीखना। देख कर सीखता है, देखकर सीखने की कौशल को वो विकसित कर रहा। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? अनुकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे कहता है, निम्नलिखित में से स्मरण स्मरण
करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार, सहचर्य विधि, ए एन बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। स्मरण करने का मतलब आपको पता है, यह मानसिक दशाओं वाली बात होती है। मेंटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। मेंटल स्ट्रक्चर की गिनती में कौन कौन से आते हैं? याद करना, क्या आते हैं? याद करना, ठीक है, याद करना, सोचना, सोचना, ठीक है, और समझना, समझना, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? याद करना, सोचना, समझना, ये सभी चीज़ें स्मरण की गिनती में आती हैं, यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर में आती हैं, ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर में आती हैं, मेंटल स्ट्रक्चर में गिनती में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्रित विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित विधि, विचार सहचर्य विधि, ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाने हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त में से किसने यह कथन दिया था? प्लेटो महोदय ने दिया था, अरस्तु महोदय ने दिया था, रूसो महोदय ने, या फिर रॉस महोदय ने? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर सेकंड की यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। एक बच्चा ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी रूसो महोदय ने देता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप डिटेल में डिस्कस हमने करके रखा है। हमने पहले भी आपको अब कहा कि परिभाषाओं वाली एक हमने वीडियो बनाई थी। परिभाषाओं वाली जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी परिभाषाएं आए थे, उनको हमने वहाँ पर कवर किया था, तो आप आसानी से उसे कवर कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासन का। तो ऑप्शन 2014 पेपर सेकंड यूपी टेट में पूछा गया है। तो हमने कहा कि सभी एग्ज़ाम्स के जो भी एग्ज़ाम्स आए हैं, यूपी टेट में जो भी क्वेश्चन आए हैं, सभी हम प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के यहाँ पर एग्ज़ाम्स को क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे। तो बाल मनोविज्ञान की बात ही आ रही है। मनोविज्ञान मतलब होता है साइकोलॉजी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो किसका आता है? मुख्यतः स्थान किसका होता है? बालक का आता है ना। क्योंकि आज जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो कौन सी शिक्षा है? चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन है। हमने कहा बार बार चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पहले था टीचर सेंट्रेड एजुकेशन, लेकिन वो सफल नहीं मानी गई। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने, विभिन्न सोचने वालों ने, जिम्मेदार लोगों ने इस बातों पर डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने माना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा बेहतर नहीं हो रही है। तो एनसीएफ 2005 इसके लिए लाया, ठीक है, आरटी एक्ट 2009 इसके लिए लाया। उन सबों ने कहा कि बाल मनोविज्ञान का जो अर्थ होगा वो बालक केंद्रित होगा। चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो वर्तमान समय में हम बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य स्थान बालक का होता है, टीचर का यहाँ पर गौण स्थान होता है। अगर आपको लगता है कि आप एक टीचर हैं, आप अपने क्लास में चले गए तो आप एक महान टीचर हो गए, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। जब आपका एक विद्यार्थी फेल होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर बाल मनोविज्ञान कहता है कि आप एक विद्यार्थी फेल नहीं हुए, तो बल्कि व्यवस्था फेल हुई है। व्यवस्था का मतलब होता है शैक्षणिक संस्थान, टीचिंग स्किल यानी आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो बच्चे को समझ नहीं आया। बच्चे खेल के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो आप उसे खेल के माध्यम से समझाइए। बच्चे अगर वहाँ पर चाहते हैं कि बच्चे गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप गहन अध्ययन कराइए। बच्चे अगर चाहते हैं तो उसको मौन पठन करना है तो मौन पठन कराइए। बच्चे चाहते हैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ना तो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाइए। बच्चे चाहते हैं कि स्मार्ट बोर्ड में पढ़ें तो आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ानी होंगे, क्योंकि चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए, आने वाले एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन की बात करें तो ये सबसे पॉपुलर एजुकेशन सिस्टम का एक दौर है। आप एक टीचर हैं, आप वो सेकेंडरी ऑप्शन हैं, यानी आप गौन हैं। टीचर मतलब आप एक गौन है, आप वहाँ पर 100% सही नहीं हैं। क्योंकि टीचर का काम क्या है? एक हेल्पर है, गाइडर है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड की गिनती में आ सकते हैं। आप एक टीचर गुरु तभी बन सकते हैं जब आपके बच्चे सफल हो जाएं।
इतनी चीज़ें एक क्वेश्चन में डिस्कस की जाती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सामान्य से विशिष्ट विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, उपयुक्त बी, उपयुक्त ए एंड बी दोनों उपयुक्त सही, इनमें से कोई नहीं। 2014 पेपर सेकंड यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल यह पूछा है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क करने की विधि कौन सा है? तर्क मतलब आप कौन सी विधि, हमने आपको लेक्चर क्लास में पढ़ा था आगमन विधि, निगमन विधि। तो कौन से ऐसे आगमन में हो या निगमन में कौन से लॉजिक लगा सकते हैं आप? लॉजिक यानी तर्क जो करते हैं कौन विधि में करते हैं? आगमन विधि में करते हैं कि निगमन विधि में करते हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो आप किसके तरफ जा रहे हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो निगमन विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो राइट आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, तो नहीं है, तो नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन आज पहली बार आज के क्लास में पहला क्वेश्चन आया नेगेटिव सेंस में, तो वहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, एक ऑप्शन गलत होंगे, गलत वाले को चूज के आपको सही कर देने हैं। तो चलिए, ब्रूस डेविड हुम, डी डब्ल्यू एलन एरिक्सन, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन ऐसे विचारधारा है जो सूक्ष्म शिक्षण को संबंधित नहीं है? ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए, अगर हम बात करें नेगेटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस में तो 3 सही होंगे, तो 3 सही को हम पहले ढूंढ लेते हैं। 3 सही कौन हो जाएंगे? ठीक है, ब्रुश है, वो सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। डी डब्ल्यू एलन, वो भी सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। एरिक्सन, ये भी सूक्ष्म शिक्षण को विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। तो डेविड हुम, ये महोदय सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये नहीं होगा, नहीं, जो गलत होगा उसी को हम सही करेंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? जो शिक्षण अधिगम का जो स्तर नहीं है उसे चुनना है, यानी नेगेटिव सेंस में फिर क्वेश्चन आ गया है, तो नेगेटिव मतलब 3 सही 1 गलत, हमें गलत वाले को ढूंढ के सही कर देने हैं। अवबोधन अवस्थन, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर, दूरवर्ती स्तर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन नहीं है, तो अवबोधन स्तर है, 3 है तो 3 को सही कर लेते हैं। प्रवृत्ति स्तर है, स्मृति स्तर है, शिक्षण अधिगम में ये तीनों आते हैं, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। कौन नहीं होंगे? दूरवर्ती स्तर नहीं होंगे, जो नहीं होंगे उसे हम चूज करके गलत कर लेंगे, क्योंकि अब जो गलत होता है उसी को हम सही कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यहाँ पर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ये भी सवाल पूछा है। बोध, चिंतन, स्मृति, वर्णन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए। शिक्षण का स्तर, यहाँ पर भी कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो नेगेटिव सेंस में है, तो 3 ऑप्शन सबसे पहले सही कर लेंगे। बोध आपके होंगे, चिंतन आपके शिक्षण का स्तर है, स्मृति जो चीज़ आप याद करते हैं समझते हैं वो आपके दिमाग में रह जाती है, तो ये नहीं है शिक्षण का स्तर, जो नहीं होंगे उसी को सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? कौन ऐसा विधि है जिसको शिक्षण विधि का चयन करते समय आपको ध्यान नहीं रखने हैं? यानी कि फिर यहाँ पर आपको आ गया नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन, तो 3 सही कर लेंगे नेगेटिव सेंस में, 1 गलत, गलत वाले को आप चुन के सही करेंगे। तो सबसे पहले आप सही वाले को चुन लीजिए, कौन सही हो जाएंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, विषय की विशिष्ट विशिष्ट प्रकृति 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर सेकंड यूपी टेट में। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर इसके हो जाने हैं। शिक्षण विधि का चयन करते हैं, आप जब शिक्षण विधि कर रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो जब आप शिक्षण विधि चुनेंगे तो किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे?
व्यक्तिगत विभेद को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विद्यार्थियों का मस्तिष्क का स्तर रखेंगे, आईक्यू लेवल, बच्चे कितने बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड क्या है पढ़ने में, उसकी मानसिक एबिलिटी कितनी है, ये आपको चेक करना है। विषय वस्तु की विषय की विशिष्ट प्रकृति, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसकी क्या प्रकृति है, वो क्या किस चीज़ों में वो डिपेंडेंट है, यानी किस चीज़ों बच्चों को पढ़ने में क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो क्या क्या देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी देखेंगे। क्या नहीं देखना आपको, ऑप्शन नंबर बी, अभिभावक। अभिभावक होता है माता पिता, क्या होता है, माता पिता की यहाँ पर बात की गई है। अभिभावक का पृष्ठभूमि, वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके मानसिक स्तर क्या है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। शिक्षण विधि चूज करते समय इनको बिल्कुल भी नहीं देखना, जो गलत हो जाएंगे उसी को हम सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, फ्रोबेल, मोंटेसरी, कुक, डाल्टन। 2018 में पेपर सेकंड में पूछा, सिंपल क्वेश्चन, 5 सेकंड, कितने सेकंड, ओनली 5 सेकंड ऐसे क्वेश्चनों को आप लगाएंगे। आप जब कोई भी टॉपिक करेंगे, खासतौर पर सीडीपी, तो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। 30 में से आपको 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ आप 5 सेकंड ही खर्च करेंगे, क्योंकि आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते हैं। लगातार प्रैक्टिस सेट करने से आपको बेहतर क्या हो जाएंगे, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसे टिक मार देंगे। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ डेली प्रैक्टिस सेट आप कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होंगे यहाँ पर बताइए आप। चलिए किंडरगार्टन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्रोबेल, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ऐसे क्वेश्चनों को हमने शामिल किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग रेगुलर करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से, पहले भी कई बार हमने पढ़ा दिए हैं, लेक्चर क्लास में पढ़ाए हैं, प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं। जब हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तो प्रैक्टिस सेट के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी करवा लेते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, यानी प्रजातांत्रिक नहीं है तो नेगेटिव सेंस वाले 3 सही हो जाएंगे। सही को ढूंढेंगे आप। व्याख्यान, सामूहिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, कौन से नहीं है, एक गलत होंगे, गलत वाले को ढूंढ करना। 2020 यूपी टेट पेपर सेकेंड में पूछा है आपको, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, नेगेटिव सेंस में। आप याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को नेगेटिव सेंस में पूछा गया तो आपको राइट आंसर क्या आ जाएंगे। सामूहिक की बात करें तो ग्रुप वाली ये क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम 3 सही को देख लेते हैं, ठीक है, 3 सही वाले को हम देख लेते हैं। सामूहिक विधि ये क्या हो जाएंगे, प्रजातांत्रिक है, ग्रुप में डिस्कशन करना। प्रोजेक्ट विधि, आपको प्रोजेक्ट दे दिया, आप उसे होमवर्क के तहत प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए, ये प्रजातांत्रिक हो गया। सहभागी है, एक दूसरे को सहभागी करना, मतलब एक दूसरे को हेल्प करने वाली विधि, ये भी प्रजातांत्रिक हो गई। तो अगर हम प्रजातांत्रिक की बात करें तो डी हो जाती है, सी हो जाती है और बी हो जाती है। तो क्या नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होती है। जो नहीं होती है उसे हम सही कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए जो आपको दिख रहा है, व्याख्यान विधि, वो प्रजातांत्रिक विधि बिल्कुल भी नहीं है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है, यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रवृत्ति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर सेकेंड में। तो चलिए हमने क्वेश्चन को पहले भी कवर करके रखा, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। और नेगेटिव सेंस में पूछा है तो आपको 3 पहले जो सही है उसको कर लेते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण स्तर है, अवबोधन स्तर शिक्षण स्तर है, प्रवृत्ति स्तर ये भी शिक्षण स्तर है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों है, तो डी नहीं होगा, जो नहीं होगा उसे सही कर देंगे हम लोग। चलिए निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, क्या प्रतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नोत्तर, निगमनात्मक, आगमनात्मक, समस्या समाधान विधि, 2020 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया, 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो निम्न में से प्रतिवादी विधि कौन सी है। प्रतिवादी मतलब आपके सामने कोई समस्या आ जाती है
उसको आप एक टॉपिक के माध्यम से, आप अच्छे अच्छे टॉपिक के माध्यम से उसे कवर करेंगे। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संप्रेषण संबंधी अक्षमता। संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों को किसी के सामने रखना। अक्षमता मतलब डिसेबल, यानी कि आपको यहाँ पर डिसेबिलिटीज है, डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसफेजिया, डिसग्राफिया। तो राइट आंसर बताइए। ये कब क्वेश्चन पूछा गया था? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर सेकेंड यूपी टेट में। संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल का मतलब होता है किसी से बात करने में अपने विचारों को बेहतर तरीके से आप नहीं रख पाते, उसे संप्रेषण कौशल कहते हैं। तो कौन है? सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं डिसलेक्सिया। ये वास को वाजो कहते हैं, उसके लिए है। डिसकैलकुलिया, ये मैथ के संबंधी, ठीक है, जितने भी गणना मैथ संबंधी बातें आती हैं, क्या मैथ संबंधी बातें या गणना संबंधी बातें की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहला ऑप्शन देख लेंगे डिसकैलकुलिया, हमने बता दिया डिसकैलकुलिया कौन से होते हैं। उसके बाद बात करेंगे डिसलेक्सिया। पहला ऑप्शन डिसलेक्सिया, ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। डिसलेक्सिया ये बिल्कुल नहीं होंगे। डिसकैलकुलिया ये मैथ संबंधी होंगे, तो यहाँ पर संप्रेषण की बात हो रही है, जितनी भी गणना संबंधित ये भी नहीं हो जाएंगे। डिसफेजिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग स्किल, जो आप लिखते हैं, लिखने वाले संबंधी, तो ये भी नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न कौशल के लिए हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना। ऑप्शंस ए। ऑप्शंस सुनने में संवेदनशील विकसित करना, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों का उत्साहन देना। 2020 में पूछा है, पेपर सेकेंड में। याद रखेंगे, जब भी आप पेपर सेकंड की तैयारी करते हैं तो पेपर सेकंड का मतलब ये होता है कि आप 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी आपको मिडिल स्कूल की जॉब चाहिए, मिडिल स्कूल में आपको टीचिंग करने जाना है। इस हिसाब से प्राइमरी लेवल से थोड़े से एक स्टैंडर्ड जो होते हैं, एक स्टैंडर्ड बेहतर होते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड अप यहाँ पर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, ताइस का क्या हो जाएगा? ताइस का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव बेस पर ध्यान देती है, ऑब्जेक्टिव बेस पर ज़्यादातर ध्यान देती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको हम कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? अवश्रेणीय शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवश्रेणीय शिक्षण, ऑप्शन नंबर ए अवश्रेणीय शिक्षण। चलिए, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव, उदाहरण है पुनर्बलन कौशल का, समापन कौशल का, उद्दीपक परिवर्तन कौशल का, प्रस्तावना कौशल का। 2020 में पूछा गया है, यूपी टेट पेपर सेकेंड में। जो शिक्षण के दौरान आपके जो आवाज़ होती है उनमें उतार चढ़ाव होती है, यानी कभी अप कभी डाउन, वो किसका उदाहरण है? ये सवाल आपसे पूछा है। उद्दीपन का परिवर्तन कौशल, यहाँ पर आप देखेंगे परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? आपको परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन से उतार चढ़ाव यहाँ पर आप कोशिश कर लेंगे इसको समझने की। परिवर्तन से क्या करेंगे? उतार चढ़ाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का महत्व नहीं है? यहाँ पर सवाल पूछा है नेगेटिव सेंस में। जब भी नेगेटिव सेंस में पूछे तो 3 सही हो जाएंगे, 3 को ढूंढेंगे आप, एक गलत हो जाएंगे, जो गलत हो जाएंगे उसे आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन, माध्यम, अंतःक्रिया, ये क्वेश्चन आपको 2020 में पेपर सेकेंड यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है?
यानी कि नेगेटिव सेंस में सवाल जो पूछा है, तो नेगेटिव सेंस में जब जो 3 सही होते हैं, उन 3 को सबसे पहले आप सही कर लीजिए। क्या राइट आंसर होंगे उन तीनों का? प्रतिपुष्टि ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। आपके पुनर्बलन यहाँ पे नहीं होंगे। क्या हो जाएंगे? माध्यम आपके हो जाएंगे, अंतःक्रिया हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए होंगे, सी होंगे और बी होंगे। तो क्या नहीं होंगे? पुनर्बलन नहीं होंगे। तो राइट आंसर जो गलत होंगे उसी को आप सही कर लेंगे। नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान के कुल कितना समय लगता है? यानी सूक्ष्म शिक्षण जब कराते हैं तो हमारे इंडियन सिस्टम में आपको कितने टाइम लगेंगे, ये सवाल पूछा है। 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट। 2020 पेपर फर्स्ट ये सवाल पूछा है आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे? चलिए, भारतीय प्रतिमान के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण की अगर हम बात करें तो भारतीय प्रतिमान के आधार पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होगा? डी, 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान के आधार पर हम 36 मिनट में उसको पूरा करते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस कौशल में ज्ञान पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2020। प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल और उद्दीपन परिवर्तन कौशल। सवाल आप एक बार देखेंगे, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? यह सवाल आपको पूछना है। पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, सवाल आपसे पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर आपको बताने हैं। राइट आंसर क्या होंगे आपके हिसाब से? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएंगे, प्रस्तावना कौशल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, प्रस्तावना कौशल। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, हतोत्साहित करनी चाहिए। ठीक है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, सवाल आपसे पूछा है। सवाल कब पूछा है? यूपी टेट 2020 पेपर फर्स्ट में पूछा है। तो जब आपके सामने आप जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने जो विद्यार्थी हैं उसको प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा है। प्रोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, रोक देंगे या अनुमति नहीं देंगे, ये सवाल आपसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे? आपके अपने विचार होंगे, आपको अपने विचार यहाँ पर बताने हैं। तो राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाने हैं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, किसी बच्चे को क्या करेंगे? मोटिव करेंगे कि हाँ आप अपने सवाल पूछिए, तभी आप बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं, विद्यार्थी बन सकते हैं। आप उसे रोक नहीं सकते हैं, अगर आप उसे रोकेंगे तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा। अनुमति नहीं देंगे, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हतोत्साहित का मतलब होता है प्रोत्साहन का उल्टा, हतोत्साहित, आप उसे हतोत्साहित नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? यानी फिर नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट पेपर फर्स्ट में। यानी नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर 3 सही हो जाएंगे। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचना देने वाला। तो क्या राइट आंसर होंगे? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे? नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो यहाँ पर 3 सही हो जाएंगे। क्या होंगे? 3 सही हो जाएंगे। निम्न में से, यहाँ पर सवाल एक बार फिर से देखेंगे। सवाल एक बार पूछा है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की उदाहरण है? जनतांत्रिक आपके अच्छे शिक्षण की उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा जनतांत्रिक, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो जनतांत्रिक, वो अच्छे शिक्षण की उदाहरण है।
आगे बात करते हैं हम सहानुभूतिपूर्ण, वो भी अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। वांछनीय सूचना देने वाला, ये भी अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। तो अच्छे शिक्षण का उदाहरण देने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये तो सही हो जाएंगे। राइट आंसर ये गलत होंगे, ऑप्शन नंबर ए गलत होंगे। गलत वाले को ढूंढ के आप सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सी उपयोगी है? यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कौशल आंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रमिक, शाखीय अभिक्रमिक, उद्देश्य और अर्जन। तो राइट आंसर आपको बताने हैं। क्या राइट आंसर होंगे? आपके सामने ऑप्शंस हैं। चलिए राइट आंसर बताइए आप। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, शाखीय अभिक्रमिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाखीय अभिक्रमिक। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण नहीं है? ये सवाल बहुत बार पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन से यहाँ पर अलग मिलेंगे आपको। यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। सरल से कठिन की ओर, निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र का उदाहरण नहीं है। ये सवाल आपसे पूछा गया, तो आप इसका राइट आंसर बताइए क्या नहीं हो जाएंगे। शिक्षण सूत्र का जो उदाहरण होने हैं, यहाँ पर नेगेटिव है तो 3 सही हो जाएंगे। सरल से कठिन ये आपके सामने है, ये होंगे आपके। ऑप्शन नंबर बी आपके होंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर, जब आप शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, पहले आप अनिश्चित करेंगे, यानी मैथ जो आपके सामने होती है तो वो मैथ आपको सरल करने होते हैं, निश्चित जगह तक पहुंचती है। तो क्या हो जाएगा? दृश्य से अदृश्य की ओर, ये भी हो जाएंगे। तो क्या नहीं होंगे? डी नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उसे हम यहाँ पर सही कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना और अन्वेषण। तो राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर हो जाने हैं। चलिए तो चलिए इसका राइट आंसर क्या आंसर हो जाने? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाने हैं। चलिए ये तो था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने आज कितने क्वेश्चनों को कवर कर पाए? हमने आज 30 क्वेश्चनों को कवर किया, जिसमें से 25 क्वेश्चनों को यहाँ पर मिनिमम कवर करने हैं, ताकि आपकी जो स्टैंडर्ड है, हमने यहाँ पर जांच जो किया वो आपके स्टैंडर्ड को जांचने की कोशिश की कि आपके कितने स्टैंडर्ड बेहतर हैं, आप एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चन को सही लगा पाएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट थी, यानी प्रैक्टिस सेट थी। लेक्चर वीडियो के बाद जो प्रैक्टिस सेट हम करते हैं डेली, आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पर शामिल किए हैं। तो आपको यहाँ पर यूपी टेट में 150 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 130 प्लस हम यहाँ पर लाने की आपको गारंटी टीचिंग इंस्टीट्यूट लेती है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले नोट्स लेनी चाहिए, लेक्चर क्लास अटेंड करनी चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट जब हम करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए आपको नोट्स के लिए नंबर बता दें, 7634993536। ये नंबर पर आप व्हाट्सअप करके